जहाँ सच से ज्यादा गहरी होती है कल्पना, जहाँ हर कहानी एक नई दुनिया बनाती है। ख्यालों के उन कोनों में आपका स्वागत है, जहाँ सपने बोलते हैं और एहसास जिंदा होते हैं। आप देख रहे हैं वन ख्याली दुनिया, वन कहानियों, जज्बातों और अनकहे सच की दुनिया। अगर आपको हमारी ख्याली दुनिया पसंद आए तो सब्सक्राइब करना न भूलें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने ख्याल कमेंट में जरूर बताएं। चैप्टर 71, मौत की असली रात। रात का अंधेरा पोस्टमार्टम रूम में गहराता जा रहा था। हर कोने में ठंडी हवा और हल्की सी नमी ने कमरे को जैसे और भयावह बना दिया हो। डॉक्टर आशा अपने इंस्ट्रूमेंट्स और नोट्स के बीच बैठी थी, लेकिन आज उसका मन किसी फॉरेंसिक काम में नहीं लग रहा था। उसके सिर में तेज दर्द उठ रहा था, ऐसा दर्द जो केवल शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी उस पर हमला कर रहा था। सिरदर्द की लहरें उसकी आंखों के सामने चलती तस्वीरों की तरह फैल रही थी। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, अचानक अतीत की वह रात उसकी स्मृतियों के बीच झांकने लगी। वह रात जिसमें उसने अपनी मौत का सामना किया था। कमरा अंधकार में था। एक कमजोर लाइट की धुंधली किरण ने टेबल पर पड़े टूटी हुई शीशे के टुकड़ों पर अजीब तरह की छाया डाली थी। आशा को जैसे वह सब कुछ फिर से महसूस हो रहा था, वह डर, वह अकेलापन, वह अज्ञात भय। उसके सामने अचानक किसी का जाना पहचाना चेहरा उभर आया। उस चेहरे की याद उसे ठंडी धड़कन की तरह सिहरन दे गई। ये वही चेहरा था जिसने उसे मरने दिया था। आंखों में ठंडी चमक, चेहरे पर एक अजीब तरह की संतुष्टि और शरीर में एक डरावनी तानाशाही, सब कुछ उसकी आत्मा में गहरे तक उतर गया। आशा ने महसूस किया कि वह केवल दृश्य नहीं देख रही थी, यह उसके अतीत की आत्मा के संकेत थे, उसके पिछले जीवन की असली सच्चाई। उसका मन बौखला गया, ये समझते हुए कि उसे सिर्फ मारने की योजना नहीं थी, बल्कि उसका जीवन पहले से ही किसी की चाल का हिस्सा था। उसका शरीर कांप उठा। उस पल उसने महसूस किया कि सिर्फ ये घटना नहीं, बल्कि इसके पीछे की योजना, उसकी मौत की रात की हर गतिविधि, सब कुछ सावधानीपूर्वक सेट किया गया था। उसने देखा कि हर चीज का सही समय, सही जगह और सही परिस्थिति में होना निश्चित किया गया था। उसे मारने वाले ने पहले से ही हर कदम पर उसे घेर रखा था। जैसे ही वह दृश्य और स्पष्ट हुआ, आशा की आंखों के सामने करिश्मा की झलक आई। करिश्मा की मुस्कान, करिश्मा की आवाज, सब कुछ पहले से ही उसके दिमाग में डर और सस्पेंस का मिश्रण छोड़ चुका था। आशा को अब समझ आ गया कि वह रात सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी, यह एक योजनाबद्ध हत्या का हिस्सा थी, और करिश्मा शायद इस पूरी कहानी में कहीं से जुड़ी हुई थी। सिरदर्द की तेजी बढ़ती जा रही थी, हर धड़कन के साथ जैसे अतीत उसके दिमाग में और गहराई से उतर रहा था। कमरे की ठंडी हवा में उसे जैसे किसी की सांस की आवाज सुनाई दे रही थी, वह आवाज जो उसे उस रात सुनाई गई थी, उस रात जब वह मदद के लिए चीख नहीं सकी। आशा ने अपनी आंखें फिर से खोलीं। पोस्टमार्टम टेबल पर रखे शरीर ने उसकी चेतना को खींच लिया। उसने महसूस किया कि केवल उसका शरीर ही नहीं, बल्कि उसकी आत्मा उस रात फंस गई थी। अब वह समझ रही थी, उस रात उसे मरने दिया गया था, और यह कोई सामान्य मौत नहीं थी। उसने अपने हाथों को कसकर टेबल पर रखा। उसकी नजरें सीधे सामने रखे रिकॉर्ड्स पर टिकी थीं। हर फाइल, हर रिपोर्ट, हर नोट, सब कुछ उसे संकेत दे रहा था कि उसकी मौत पहले से तय थी। और उस घटना की तस्वीरें, उसका पिछला जीवन और करिश्मा की मौजूदगी, सब कुछ अब अलग अलग अर्थ देने लगा। आशा ने महसूस किया कि उसे केवल सच जानना नहीं था, उसे ये भी समझना था कि क्यों उसे मारने की योजना बनाई गई थी। किसने और क्यों उसके जीवन को खतरे में डाला था। क्या ये सिर्फ व्यक्तिगत दुश्मनी थी, या इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी। सिरदर्द के बीच उसने अपने दिमाग में पुराने केस की फाइलें खंगाली। वह हर विवरण को जोड़ रही थी, पुराने सबूत, पुराने संदिग्ध और पुराने लोग। उसके मन में सवाल उठ रहे थे, क्या वही चेहरा जो उसकी मौत के लिए जिम्मेदार था, आज भी उसे देख रहा था? और क्या ये वही शख्स था जिसने उसके पिछले जीवन में उसकी मौत की योजना बनाई थी? आशा ने महसूस किया कि उसे अब सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि रणनीति की आवश्यकता थी। उसे यह समझना था कि कैसे उसने अपनी मौत को अनुभव किया, कैसे उसकी मौत को नियंत्रित किया गया, और कौन उसे मारने की योजना बना रहा था। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी यादें केवल उसकी नहीं थी, ये संकेत थे, संकेत जो उसे कातिल तक ले जाने वाले थे। उसके मन में एक अजीब प्रकार की ठंडक और चिंता थी, लेकिन उसी के साथ एक अजीब आत्मविश्वास भी जाग उठा। उसने सोचा, अगर मैं उस रात की हर झलक को समझ पाऊं, अगर मैं ये समझ सकूं कि मेरी मौत को कैसे ऑर्केस्ट्रेट किया गया,
तो मैं इस खेल में जीत सकती हूँ। लेकिन क्या मैं सच में तैयार हूँ? क्या मेरा दिमाग और मेरा दिल इस सच्चाई को झेल पाएंगे? सिर में दर्द बढ़ रहा था, लेकिन आशा ने अपनी सांसों को नियंत्रित किया। उसने देखा कि हर ब्लेड, हर शीशे का टुकड़ा, हर कमरे की छाया, सब कुछ उस रात की मौत के संकेत थे। और यह सब उसे यह संदेश दे रहा था, तुम मरने नहीं आई थी, बल्कि सच्चाई को जानने के लिए बुलाया गया था। वह खड़ी हुई और कमरे में इधर उधर कदम रखती हुई अपने अतीत के संकेतों को छू रही थी। उसके हाथ टेबल की ठंडी सतह पर टिक गए। उसने महसूस किया कि हर संकेत, हर घटना, हर चेहरा, सब कुछ उसे कातिल तक ले जाने के लिए था। ये रात, यह मेरी मौत की असली रात है, और अब मुझे समझ आ रहा है कि इसे केवल याद करना ही नहीं, बल्कि इसे समझना भी जरूरी है। किसने मुझे मरने दिया? क्यों? और सबसे अहम, क्या मैं समय रहते सच्चाई तक पहुंच पाऊंगी? आशा ने खुद से पूछा। कमरे की ठंडी हवा में वह अपने आप से सवाल कर रही थी। क्या करिश्मा सच में शामिल थी? क्या वही शख्स था जिसने उसे मारने की योजना बनाई थी? और अब, जब सच्चाई सामने आ चुकी थी, क्या वह अपनी मौत के रहस्य को उजागर कर पाएगी? रात के अंधेरे में, पोस्टमार्टम रूम की ठंडी रोशनी में, आशा ने महसूस किया कि यह सिर्फ शुरुआत थी। ये सच्चाई की परतों का खेल था, और अब उसे हर परत को समझना था। उसे यह जानना था कि कौन उसके जीवन से जुड़ा है, कौन उसके अतीत से जुड़ा है, और सबसे अहम, कौन आज भी उसकी जान पर निगाह रख रहा है। सिरदर्द के बीच, उसके मन में सवाल उठते रहे, क्या वह समय रहते इस खेल को समझ पाएगी? क्या उसके पास पर्याप्त सबूत और समझ होगी कि वह कातिल का सामना कर सके? क्या करिश्मा और फॉरेंसिक टीचर की सच्चाई उजागर होगी? और क्या उसे अपने पिछले जीवन की मौत से सीख लेकर अब अपने और ऋत्विक के जीवन को सुरक्षित रख पाएगी? रात के सन्नाटे में, पोस्टमार्टम रूम में केवल उसकी सांसों की आवाज गूंज रही थी। हर सवाल, हर डर, हर सच्चाई उसे और मजबूती दे रहा था। और वह जानती थी कि इस खेल में अगला कदम, अगली चाल और अगली चुनौती सिर्फ शुरुआत थी। सवाल जो पाठक से जुड़े हैं। क्या आशा समय रहते अपने पिछले जीवन की मौत की सच्चाई को उजागर कर पाएगी? क्या करिश्मा सच में उस रात शामिल थी, या ये केवल आशा का भ्रम है? फॉरेंसिक टीचर की संलिप्तता कितनी गहरी है, और क्या आशा इसे समझ पाएगी? क्या वह और ऋत्विक मिलकर कातिल की चाल को मात दे पाएंगे, या ये खेल उन्हें हमेशा के लिए प्रभावित करेगा? चैप्टर 72। करिश्मा वहां मौजूद थी। रात का अंधेरा शहर के हर कोने में फैल चुका था। ठंडी हवा और हल्की उमस ने ऐसे वातावरण का निर्माण किया था जिसमें डर और आशंका की झिल्लियां स्पर्श करने को लालायित थीं। आशा, जो अभी भी अपनी पिछली मौत की रात के झकझोर देने वाले फ्लैशबैक से उबर रही थी, आज उस भय और सच्चाई के बीच थी जो उसके अतीत और वर्तमान को जोड़ रही थी। पोस्टमार्टम रूम की खामोशी अब उसके लिए केवल शारीरिक नहीं रह गई थी, बल्कि मानसिक और भावनात्मक भय का प्रतीक बन गई थी। उसके सिर में तेज दर्द उठ रहा था, लेकिन ये दर्द केवल शारीरिक नहीं था। ये दर्द उसके अतीत, उसकी खोई हुई यादें, और उसके जीवन पर मंडरा रहे अंधकार का था। जैसे जैसे वह अपनी आंखें बंद करती, फ्लैशबैक की तरह वही रात उसके सामने उतरती। कमरा अंधकार में था। टूटी हुई शीशे की टुकड़ी, खिड़की से आती ठंडी हवा, और अजीब तरह का सन्नाटा, सब कुछ उस रात की घटनाओं को ताज़ा कर रहा था। और अचानक, उसके सामने उभर आया करिश्मा का चेहरा। उस मुस्कान में कोई सच्चाई नहीं थी। उसकी आंखों में झूठ की चमक थी। उसकी आवाज, जो पहले भाई बहन के प्यार में भरी लगती थी, अब एक योजनाबद्ध खतरे की गूंज बन गई थी। आशा को जैसे अब सब समझ में आने लगा, वह बहन नहीं थी, वह दुश्मन थी। आशा ने महसूस किया कि करिश्मा का वहां होना कोई संयोग नहीं था। हर शब्द, हर कदम, हर देखी गई मुस्कान, सब कुछ अब नई दृष्टि से देखा जा रहा था। करिश्मा ने उस रात वहां आकर सिर्फ निरीक्षण नहीं किया था, उसने पूरे घटनाक्रम को नियंत्रित किया था। आशा के हाथ कांपने लगे। उसने अपनी आंखों को कड़ी करके करिश्मा की हर झलक को अपने दिमाग में उतारा। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। क्या करिश्मा सच में उस रात मौजूद थी? क्या वही थी जिसने उसकी मौत को नियोजित किया? या ये केवल आशा का भ्रम था? हर सवाल उसके मन में बार बार गूंज रहा था। आशा ने अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश की। उसने महसूस किया कि केवल करिश्मा ही नहीं, बल्कि पूरा घटनाक्रम किसी न किसी की योजना का हिस्सा था। वह रात केवल मृत्यु की नहीं थी, यह एक बड़ी साजिश का शुरुआती अध्याय था। हर चीज, टूटी हुई शीशे की आवाज, अंधेरे में छाया, उसके डर की प्रतिक्रिया, सब कुछ अब स्पष्ट संकेत बन गए थे। आशा ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली।
कमरे में हर चीज उसे पिछले जीवन की सच्चाई की याद दिला रही थी। उसके सामने खड़े शव, जिन पर अभी तक पोस्टमार्टम चल रहा था, उसके दिमाग में उस रात की घटनाओं को फिर से ताज़ा कर रहे थे। करिश्मा का चेहरा हर कोने में, हर छाया में, हर फाइल में झलक रहा था। उसने महसूस किया कि करिश्मा केवल उसकी बहन नहीं थी, वह उसकी सच्चाई की चाबी भी हो सकती थी। करिश्मा की मौजूदगी ने न केवल उसकी मौत के रहस्य को उजागर किया, बल्कि यह संकेत भी दिया कि करिश्मा किसी गहरे, अज्ञात उद्देश्य के लिए शामिल थी। आशा ने धीरे धीरे फाइलें खंगालनी शुरू की। हर रिपोर्ट, हर नोट, हर छोटे छोटे सबूत के बीच करिश्मा की गहरी पैठ दिखाई दे रही थी। किसी ने जानबूझकर कुछ सबूत उसे मारने की योजना के लिए गलत दिशा में डाले थे, और करिश्मा उन सभी जगहों पर मौजूद थी। हर जगह उसकी छाया महसूस की जा सकती थी। फ्लैशबैक में आशा ने देखा कि करिश्मा उस रात पोस्टमार्टम रूम के पास संयोग से कैसे पहुंची थी। उसकी मुस्कान, उसकी झूठी चिंता, उसकी हर प्रतिक्रिया, अब सब कुछ स्पष्ट संकेत बन गए थे। आशा को एहसास हुआ कि करिश्मा ने उस रात सिर्फ निरीक्षण नहीं किया था, बल्कि उसने हर परिस्थिति की योजना बनाई थी। सिर में दर्द बढ़ता गया, लेकिन आशा ने खुद को संभाला। उसने महसूस किया कि अब उसे केवल ये समझना नहीं था कि करिश्मा वहां क्यों थी, बल्कि उसे यह जानना था कि करिश्मा का उद्देश्य क्या था। क्या करिश्मा उसकी जान लेना चाहती थी, या उसे डराकर अपनी शक्ति दिखाना चाहती थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या करिश्मा और फॉरेंसिक टीचर के बीच कोई गुप्त गठजोड़ था? आशा ने अपने मन में बार बार खुद से सवाल किए। क्या करिश्मा की यह चाल केवल व्यक्तिगत दुश्मनी थी, या ये किसी बड़े साजिश का हिस्सा थी? क्या उसके पिछले जीवन की मौत और करिश्मा की उपस्थिति के बीच कोई गहरा संबंध था? और क्या ये सब सिर्फ एक बड़ी साजिश का हिस्सा था जिसे वह अब समझने लगी थी? आशा ने अपने आसपास के वातावरण पर ध्यान दिया। कमरे में हर आवाज, हर शोर, हर हिलती हुई चीज उसे करिश्मा की मौजूदगी का संकेत दे रही थी। वह समझ गई कि केवल आंखों से देखना ही पर्याप्त नहीं था, उसे हर संकेत को महसूस करना था। हर कदम, हर हवा की गति, हर प्रकाश का झिलमिलाना, सब कुछ उसे सच्चाई के और करीब ले जा रहा था। उसने महसूस किया कि करिश्मा की मौजूदगी केवल भौतिक नहीं थी, यह मानसिक और भावनात्मक दबाव भी था, जो उसकी सोच, उसकी योजना और उसकी प्रतिक्रिया को प्रभावित कर रहा था। वह अब केवल अपने डर से नहीं, बल्कि इस मानसिक खेल से भी जूझ रही थी। आशा ने अपने आप से कहा, अगर मैं करिश्मा की हर चाल को समझ सकूं, अगर मैं उसके इरादों और उसके हर कदम को पढ़ सकूं, तो मैं समय रहते अपने और ऋत्विक के जीवन को सुरक्षित रख सकती हूँ। लेकिन क्या मैं इतना मजबूत हूँ? क्या मेरा दिमाग और दिल इस सच्चाई को सह सकेगा? वह धीरे धीरे अपने पुराने नोट्स और फाइलों को देख रही थी। हर रिपोर्ट में करिश्मा की छाया, हर विवरण में उसकी उपस्थिति, सब कुछ अब स्पष्ट संकेत बन गए थे। आशा ने महसूस किया कि वह केवल अपनी पिछली मौत के रहस्य को उजागर करने के लिए ही नहीं, बल्कि करिश्मा और फॉरेंसिक टीचर की गहरी संलिप्तता को भी समझने के लिए तैयार हो रही थी। रात के अंधेरे में, पोस्टमार्टम रूम में, आशा ने अपने भीतर की ताकत को महसूस किया। उसकी आंखों में डर और संदेह दोनों थे, लेकिन उसके मन में एक अजीब आत्मविश्वास भी था। वह जानती थी कि अब उसे केवल संकेतों को जोड़ना था, अतीत और वर्तमान को मिलाना था, और करिश्मा के हर कदम को समझना था। आशा ने खुद से सवाल किया, क्या करिश्मा वास्तव में उस रात वहां थी? क्या वही उसकी मौत के पीछे थी? क्या वह अपनी बहन के रूप में नहीं, बल्कि एक दुश्मन के रूप में उसके सामने खड़ी थी? और सबसे अहम, क्या वह समय रहते इस साजिश को समझ पाएगी, या ये खेल उसे हमेशा के लिए प्रभावित करेगा? सन्नाटे में, कमरे में केवल उसकी सांसों की आवाज गूंज रही थी। हर सवाल, हर डर, हर संकेत उसे और अधिक सतर्क बना रहा था। और वह जानती थी कि यह खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। करिश्मा की उपस्थिति केवल शुरुआती संकेत थी, और अब उसे हर चाल और हर सच्चाई का सामना करना होगा। सवाल जो पाठक से जुड़े हैं, क्या करिश्मा सच में उस रात मौजूद थी, या आशा का दिमाग उसे भ्रमित कर रहा है? करिश्मा का असली उद्देश्य क्या था? क्या ये केवल डराना था, या हत्या की योजना? क्या करिश्मा और फॉरेंसिक टीचर के बीच कोई गुप्त गठजोड़ है? क्या आशा समय रहते इस साजिश और करिश्मा की चाल को समझ पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वह अपने और ऋत्विक के जीवन को बचा पाएगी, या अतीत की मौत फिर से उसे घेरेगी? चैप्टर 73, फॉरेंसिक टीचर की गहरी संलिप्तता। शहर की रात अपने सन्नाटे में भीषण संवेदनाओं से भरी हुई थी। हवाएं, लाइटों की झिलमिलाहट,
सड़क किनारे बिखरे हुए कागज और हर तरफ फैली अधूरी आवाजें, सब कुछ आशा के मन में उठ रहे सवालों और खौफ को और बढ़ा रहा था। उसके दिमाग में अब केवल करिश्मा का चेहरा और उसके पिछले जीवन की रहस्यमयी मौत नहीं घूम रही थी, बल्कि फॉरेंसिक विभाग में विश्वास की दीवारें भी धीरे धीरे दरक रही थी। ऋत्विक के साथ बैठी आशा अपने आप को पूरी तरह नियंत्रित करने की कोशिश कर रही थी। कमरे में लैपटॉप की नीली चमक उनकी चेहरे पर पड़ रही थी और स्क्रीन पर फाइलों के असीम ढेर ने उन दोनों को अतीत की गहराइयों में धकेल दिया था। ये फाइलें, ये सब हमें कहाँ ले जाएगा? आशा ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में डर, गुस्सा और उम्मीद तीनों के मिश्रण की झलक थी। ऋत्विक ने अपनी आंखें स्क्रीन से हटाकर आशा की ओर देखा। उसकी आंखों में वही चिंता थी जो हमेशा रही थी, लेकिन इस बार वह और भी गहरा लग रहा था। हमें सच्चाई जाननी होगी, चाहे वो कितनी भी दर्दनाक क्यों न हो, उसने कहा। अगर हमने अब तक जो कुछ भी देखा है, वह करिश्मा से जुड़ा है, तो फॉरेंसिक टीचर, वह भी सिर्फ मास्टर नहीं रह गया। उसके पीछे भी कुछ छुपा हुआ है। आशा ने एक गहरी सांस ली। उसने नोट्स और रिपोर्ट्स के बीच से एक फाइल निकाली, जिसकी कोडिंग पर हमेशा संशोधित लिखा था। देखो, उसने कहा, ये वही फाइल है जो पोस्टमार्टम के समय हमारे सामने आई थी। इसमें रिपोर्ट्स जानबूझकर मिसलीडिंग दी गई हैं। अगर फॉरेंसिक टीचर ने इसे ऐसा किया है, तो इसका मतलब क्या है? क्यों? ऋत्विक ने फाइल को ध्यान से देखा। उसके चेहरे पर कठोरता और अविश्वास का मिश्रण था। ये सिर्फ गलती नहीं हो सकती, उसने कहा। ये योजना है, और यह योजना सिर्फ हमारी हीरोइन को भ्रमित करने के लिए नहीं है। इसका उद्देश्य किसी बड़ी साजिश का हिस्सा होना चाहिए। आशा के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने खुद को मजबूती से रोक लिया। उसके मन में कई सवाल थे। क्या फॉरेंसिक टीचर ने उसकी पिछली मौत में शामिल होकर उसे मारने की कोशिश की थी? क्या वह उसी रात करिश्मा के साथ मिलकर उसे नष्ट करने की योजना का हिस्सा था? और अगर हाँ, तो क्यों? क्या ये केवल उसकी शक्ति दिखाने का तरीका था, या इसमें कोई व्यक्तिगत बदला था? वह धीरे धीरे फाइलों को पलट रही थी। हर नोट, हर विवरण, हर रिपोर्ट, सब कुछ फॉरेंसिक टीचर की गहरी संलिप्तता की ओर इशारा कर रहा था। उसके चेहरे की मुस्कान और शब्दों का संयोजन अब केवल शिक्षण का माध्यम नहीं रहे, बल्कि एक खतरे का प्रतीक बन चुके थे। आशा महसूस कर रही थी कि उसे अब केवल करिश्मा के खेल को समझना ही नहीं है, बल्कि फॉरेंसिक टीचर की योजना को भी पढ़ना होगा। फ्लैशबैक उसके दिमाग में दौड़ने लगा। वह याद कर रही थी उस रात को जब पोस्टमार्टम के दौरान कुछ रिपोर्ट्स असामान्य रूप से संक्षिप्त और भ्रमित करने वाली मिली थी। करिश्मा के हाथों की हरकतें, उसकी मुस्कान, उसकी झूठी चिंता, अब सब स्पष्ट संकेत बन गए थे। और फॉरेंसिक टीचर की रिपोर्ट्स, वह जानबूझकर सबूतों को मैनिपुलेट कर रहा था। ऋत्विक ने धीरे से कहा, हमने उसे गुरु माना, लेकिन गुरु के रूप में ही वह हमारे सामने खड़ा नहीं है। वह साजिश का हिस्सा है, और इस हिस्से का केंद्र हमारी आशा है। वह जानता है कि हम उसकी हर चाल पर ध्यान दे रहे हैं, और इसी वजह से हर कदम को मैनिपुलेट कर रहा है। आशा ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वह समझ गई थी कि केवल करिश्मा ही नहीं, बल्कि फॉरेंसिक टीचर भी उसकी जान के पीछे था। उसकी मानसिक स्थिति अब स्थिर नहीं रह गई थी। एक तरफ डर था, एक तरफ गुस्सा, और बीच में रह गई थी एक अजीब प्रकार की ठंडक, जो केवल उसकी आत्मा को नियंत्रित कर रही थी। वह फाइलों में और गहरी जा रही थी। हर विवरण, हर छोटा सबूत, हर फोटो, सब कुछ अब स्पष्ट हो गया था। फॉरेंसिक टीचर ने जानबूझकर हर जानकारी को मैनिपुलेट किया था ताकि आशा और ऋत्विक भ्रमित रहें। और इस मैनिपुलेशन के पीछे उसका उद्देश्य केवल एक था, आशा को कमजोर करना, उसे डराना, और उसे यह महसूस कराना कि वह अकेली है। आशा ने अपनी आवाज में दृढ़ता डाली। हमें केवल करिश्मा को ही नहीं देखना है, बल्कि फॉरेंसिक टीचर की हर चाल को भी समझना होगा। अगर हम अब सही कदम नहीं उठाएंगे, तो ये केवल हमारी जान के लिए नहीं, बल्कि हमारे पूरे मिशन के लिए खतरा बन जाएगा। ऋत्विक ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में निर्णय की चमक थी। हम इसे खत्म करेंगे, उसने कहा। हम इस गहरी साजिश को उजागर करेंगे, चाहे जितनी भी कठिनाई आए। हमें केवल हर संकेत को जोड़ना है, हर खेल को समझना है, और हर चाल का सामना करना है। आशा ने महसूस किया कि अब वह केवल इन्वेस्टिगेटर नहीं रही, वह अब खुद ही केस बन चुकी थी। फॉरेंसिक टीचर की गहरी संलिप्तता ने उसे यह एहसास दिलाया कि अब उसके कदम, उसके निर्णय और उसकी समझ, सब कुछ निर्णायक बन गए हैं। वह केवल अपनी जान के लिए नहीं, बल्कि सत्य और न्याय के लिए भी लड़ रही थी।
रात का अंधेरा, कमरे की सन्नाटा और लैपटॉप की स्क्रीन पर चमकती फाइलें, सब कुछ मिलकर एक डरावनी लेकिन सच्चाई से भरी हुई स्थिति पैदा कर रहे थे। आशा को अब केवल ये समझना था कि कौन मित्र है और कौन शत्रु, कौन उसके साथ है और कौन उसके पीछे छुपा हुआ खतरा है। फॉरेंसिक टीचर की गहरी संलिप्तता ने उसके भीतर एक नई आग जला दी थी। अब वह केवल खुद को सुरक्षित नहीं रखना चाहती थी, बल्कि इस पूरे खेल को उजागर करने का संकल्प कर चुकी थी। हर चाल, हर संकेत, हर रिपोर्ट, सब कुछ उसके सामने खुला हुआ था, और अब समय था कि वह पूरे खेल को समझे और अपने और ऋत्विक के जीवन को बचाए। आशा ने अपने दिमाग में बार बार सवाल किए। क्या फॉरेंसिक टीचर सच में उसकी मौत का हिस्सा था? क्या करिश्मा और वह दोनों मिलकर उसे नष्ट करना चाहते थे? और अगर हाँ, तो क्या वह समय रहते इस साजिश का सामना कर पाएगी? किसी ने सही कहा था, सत्य हमेशा एक कठिन यात्रा होती है। लेकिन आशा ने अब निर्णय ले लिया था कि वह इस कठिन यात्रा को अकेले नहीं छोड़ेगी। हर रहस्य को उजागर करना होगा, हर धोखे को समझना होगा, और हर चाल का सामना करना होगा। सवाल जो पाठक से जुड़े हैं, क्या फॉरेंसिक टीचर सच में आशा की पिछली मौत में शामिल था, या वह केवल मैनिपुलेशन कर रहा था? करिश्मा और फॉरेंसिक टीचर के बीच क्या गुप्त गठजोड़ है? क्या आशा समय रहते इस गहरी साजिश को समझ पाएगी और अपने और ऋत्विक को बचा पाएगी? क्या फॉरेंसिक टीचर का असली उद्देश्य केवल डराना था, या इसमें और भी गहरे खतरनाक इरादे छुपे हैं? अब जब आशा खुद केस बन चुकी है, क्या वह इस व्यक्तिगत और मानसिक युद्ध में विजयी हो पाएगी? चैप्टर 74, नया पैटर्न, आशा से जुड़े लोग। शहर की रात गहरी और खामोश थी, लेकिन आशा और ऋत्विक के दिमाग में चल रही हलचल ने किसी अंधेरी रात के डर को भी पीछे छोड़ दिया था। फॉरेंसिक लैब से लेकर पोस्टमार्टम रूम तक, हर जगह की हर जानकारी, हर तस्वीर, हर रिपोर्ट अब उनके लिए सिर्फ डेटा नहीं रही थी। यह एक जटिल खेल बन गया था, एक ऐसा खेल जिसमें उनकी जान और उनके नजदीकी लोग दोनों दांव पर थे। आशा अपने लैपटॉप के सामने बैठी थी। स्क्रीन पर खुली फाइलों में दर्ज नामों को देखकर उसके हाथ कांप रहे थे। ये नाम उसके जीवन से जुड़े थे, दोस्त, सहकर्मी, परिवार के कुछ लोग। पहले ये केवल अनुमान लगाना मुश्किल था, लेकिन अब पैटर्न साफ दिख रहा था। ऋत्विक, देखो, ये सब नाम। आशा की आवाज में डर और आक्रोश का मिश्रण था। ऋत्विक ने स्क्रीन के पास झुककर फाइलों को ध्यान से देखा। उसके चेहरे पर गंभीरता और तनाव स्पष्ट था। मैंने ये सब नोट किया है। यह अब रैंडम किलिंग्स नहीं है। ये पर्सनल रिवेंज गेम है। कोई सिर्फ खेल नहीं खेल रहा, वह जानता है कि कौन हमारी आशा के करीब है, और वही निशाना बनेगा। आशा की आंखें डर और गुस्से से भर आईं। उसने अपनी बात जारी रखी, हर टारगेट हमारे जीवन से जुड़े हैं। जो लोग मुझे जानते हैं, जो मेरे आसपास हैं, वे सब अब खतरे में हैं। और यह सिर्फ मेरा मामला नहीं रहा, अब हम सभी उसकी आंखों में शिकार हैं। ऋत्विक ने सिर हिलाया। सही कहा, अब तुम्हें केवल इन्वेस्टिगेटर होने की भावना ही नहीं रखनी है, आशा। अब तुम खुद ही केस हो, और यह केस हर पल बढ़ता जा रहा है। हमें हर किसी के लिए सोचना होगा, तुम्हारे, मेरे, और उन सभी के लिए जो हमारी दुनिया में सुरक्षित हैं। आशा ने गहरी सांस ली। उसके दिमाग में पिछली घटनाओं की तस्वीरें घूम रही थी, करिश्मा की मुस्कान, फॉरेंसिक टीचर की छिपी चालें, और पिछले जीवन की यादें। वह समझ चुकी थी कि खेल अब सिर्फ उसका नहीं रहा, यह अब उसके आसपास के हर व्यक्ति का जीवन प्रभावित कर रहा था। ऋत्विक, उसने धीरे से कहा, क्या तुम सोचते हो कि वह हमारी भावनाओं और रिश्तों को भी मैनिपुलेट कर रहा है? क्या वह केवल मुझे डराना चाहता है, या वह जानता है कि मेरे करीब कौन है, और उसी के जरिए मुझे कमजोर कर सकता है? ऋत्विक ने उसके हाथ थामे। हमें ये समझना होगा कि यह सिर्फ एक गेम प्लान नहीं है, यह एक मानसिक और भावनात्मक युद्ध है। हम जितनी जल्दी इस पैटर्न को समझेंगे, उतना जल्दी हम इसे रोक पाएंगे। लेकिन ध्यान रखना होगा, हर चाल, हर संकेत, हर व्यक्ति, सबको ध्यान से देखना होगा। आशा ने अपनी आंखों में दृढ़ता भर ली। वह जान चुकी थी कि अब वह सिर्फ खुद को ही बचाने की कोशिश नहीं कर रही थी। उसके पास अब जिम्मेदारी थी, उन सभी के लिए जो उसके जीवन का हिस्सा थे। और यह जिम्मेदारी उसे डराने के बजाय मजबूती दे रही थी। ऋत्विक ने उसे देखा। उसकी आंखों में चिंता और सुरक्षा की भावना साफ दिख रही थी। तुम्हें पता है, आशा, अब ये केवल केस नहीं रहा। अब ये युद्ध है। एक युद्ध जिसमें केवल सच और सच्चाई हमारी सुरक्षा कर सकते हैं। हम गलतियों की गुंजाइश नहीं छोड़ सकते। आशा ने फाइलों में दर्ज नामों को एक एक करके देखा।
उसने महसूस किया कि कातिल हर कदम पर पहले से योजना बना चुका था। ये किसी संयोग या अचानक हुए हमले की श्रृंखला नहीं थी। यह एक कैलकुलेटेड रिवेंज गेम था, जिसमें उसकी पहचान, उसके रिश्ते और उसके आसपास के लोग सबके सब खतरे में थे। आशा ने अपनी सोच को व्यवस्थित किया। उसने नामों को अलग अलग श्रेणियों में रखा, परिवार, दोस्त, सहकर्मी और वो लोग जो केवल उसके आसपास होते थे। प्रत्येक नाम उसके लिए एक खतरे की घंटी थी। ऋत्विक, हम इसे केवल अनुमान नहीं मान सकते। हमें उनके प्रत्येक कदम का हिसाब रखना होगा। हर व्यक्ति, हर जगह हमारे लिए लक्ष्य बन सकता है। ऋत्विक ने सिर हिलाया और अपनी बंदूक को जांचा। तुम सही कह रही हो। यह अब केवल तुम्हारा केस नहीं रहा। यह अब हमारी रणनीति का हिस्सा बन गया है। हम अब केवल देख रहे हैं, लेकिन अब हम प्रोएक्टिव होंगे। हम हर संभावित हमले को रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन आशा के मन में एक और डर था, क्या कातिल सिर्फ उनके करीब के लोगों को निशाना बना रहा है, या वह अपने खेल को और भी गहरा कर रहा है? क्या वह जानता है कि उनके जीवन की कमजोरियां क्या हैं और उन्हें कैसे एक्सप्लॉइट किया जा सकता है? जैसे जैसे रात बढ़ रही थी, आशा और ऋत्विक हर विवरण को जोड़ते गए। स्क्रीन पर नाम, फोटो और पिछले केसों की जानकारी उनके सामने आती रही। ये प्रक्रिया थकावट भरी, लेकिन आवश्यक थी। हर एक नोट, हर एक फोटो, हर एक छोटा संकेत, सब उन्हें कातिल की मानसिकता और अगले कदम की ओर ले जा रहा था। आशा ने महसूस किया कि यह खेल केवल फिजिकल नहीं था, यह मानसिक और भावनात्मक भी था। कातिल जानता था कि वह कैसे डर, शंका और गुस्से को मैनिपुलेट कर सकता है। उसकी योजना इतनी गहरी थी कि केवल सतर्कता ही उन्हें बचा सकती थी। ऋत्विक ने उसकी तरफ देखा। आशा, क्या तुम समझ रही हो? अब हमें हर व्यक्ति के बारे में सोचना होगा। कौन सुरक्षित है, कौन खतरे में है, और कौन कातिल के खेल का हिस्सा बन सकता है। और सबसे अहम, हमारे रिश्ते भी अब इस खेल का हिस्सा बन चुके हैं। आशा ने धीरे से उसकी आंखों में देखा। उसके अंदर भी वही भावनाएं थी, डर, गुस्सा और अब विश्वास की एक नई लौ। हमें नहीं भूलना चाहिए कि हम अकेले नहीं हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या हम समय रहते इस पैटर्न को तोड़ पाएंगे? क्या हम उनके सभी अगले कदमों को एंटिसिपेट कर पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम अपने प्यार और विश्वास को इस खेल में खोने से बचा पाएंगे? ऋत्विक ने उसकी ओर झुककर कहा, हम कोशिश करेंगे। लेकिन ये खेल इतना सरल नहीं है। हर चाल, हर रणनीति, सब कुछ कैलकुलेटेड है। हमें हर बार पहले सोचकर कदम उठाना होगा। और सबसे अहम, हमारे दिल की आवाज को सुनना होगा। क्या हम इसे पहचान पाएंगे, या कातिल की योजना हमें हर बार धोखा देती रहेगी? आशा ने लैपटॉप बंद किया। उसने महसूस किया कि अब केवल जासूसी, विश्लेषण और हर सुराग को जोड़ना ही पर्याप्त नहीं था। अब उन्हें अपने इमोशन, अपने रिश्ते और अपनी सोच को भी खेल का हिस्सा बनाना होगा। ये केवल एक रिवेंज गेम नहीं रहा था, बल्कि उनके जीवन का वास्तविक संघर्ष बन गया था। उसने ऋत्विक की ओर देखा। उसकी आंखों में सुरक्षा और चिंता की चमक थी। हम इसे जीतेंगे, ऋत्विक। चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो, चाहे कातिल कितना भी चालाक क्यों न हो, हम इसे रोकेंगे। लेकिन क्या हम सही समय पर हर कदम उठा पाएंगे? क्या हम उन सभी के जीवन को बचा पाएंगे जो हमारे आसपास हैं? रात के सन्नाटे में लैपटॉप की चमक और उनके विचारों की गहराई के बीच, ये स्पष्ट था कि खेल अब केवल आशा का नहीं था। यह अब उनके, उनके आसपास के लोगों और उनके रिश्तों का खेल बन चुका था। और अब ये समय था कि वे इस पैटर्न को समझें, हर कदम एंटिसिपेट करें और अंततः कातिल को पकड़ें। सवाल जो पाठक से जुड़े हैं, क्या आशा और ऋत्विक समय रहते कातिल के पैटर्न को समझ पाएंगे? क्या कातिल केवल उनके करीब के लोगों को निशाना बना रहा है, या उसका उद्देश्य और भी गहरा है? क्या आशा का व्यक्तिगत और भावनात्मक संघर्ष उसे कमजोर करेगा या मजबूत बनाएगा? क्या उनके रिश्ते इस मानसिक और व्यक्तिगत युद्ध में सुरक्षित रह पाएंगे? आखिरकार, क्या ये पर्सनल रिवेंज गेम सिर्फ उनके जीवन तक ही सीमित रहेगा, या इसका प्रभाव और भी लोगों पर पड़ेगा? चैप्टर 75, ऋत्विक के परिवार पर खतरा। शहर की रात में अंधेरा और चुप्पी का साम्राज्य था, लेकिन ऋत्विक और आशा के दिलों में उठती हुई बेचैनी उस अंधेरे को और भी गहरा बना रही थी। ये वह रात थी जब एक चेतावनी ने सिर्फ उनका भरोसा नहीं हिलाया, बल्कि उनके जीवन की नींव को हिलाकर रख दिया। ऋत्विक अपने घर की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। हर कदम पर उसकी सोच में केवल एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या उसके परिवार को खतरा है? क्या कातिल अब उसके करीब आ चुका है? सड़कें सुनसान थी, पर उसके कान हर छोटी आवाज को पकड़ने के लिए संवेदनशील हो गए थे।
घर पहुंचते ही ऋत्विक ने देखा कि मां का चेहरा तनाव और भय से पीला पड़ चुका था। फोन की घंटी अभी अभी बंद हुई थी और फोन पर उनका आखिरी सुनवाई वाला संदेश उसकी धड़कनों को तेज कर गया। वह धीरे से मां के पास गया, हाथ में उसकी हथेली को पकड़ते हुए। मां, सब ठीक है ना? मां ने कांपती आवाज में कहा। ऋत्विक, मुझे एक कॉल आया था। एक आदमी था, उसने कहा। उसने धमकी दी, तुम्हारे परिवार को, सावधान रहो, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। मुझे, उसकी आवाज टूट गई और आंसू उसकी आंखों से लुढ़क पड़े। ऋत्विक ने गहरी सांस ली और अपनी मां को कसकर गले लगा लिया। उसकी आंखों में डर था, गुस्सा था, और सबसे बड़ी चिंता, यदि कुछ हुआ तो वह खुद को कैसे माफ करेगा। उसने अपने आप से कहा, अब सब बदल गया है। अब ये केवल मामला नहीं रहा, अब ये युद्ध है। और हम इसे अकेले नहीं लड़ सकते। आशा घर में आई, उसकी आंखों में स्थिरता और धैर्य की चमक थी। उसने ऋत्विक का हाथ थामा और धीरे से कहा, हम साथ हैं। तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगी, हर कदम पर। ऋत्विक ने उसकी आंखों में देखा। उसके भीतर की ताकत और साहस ने उसे कुछ हद तक शांत कर दिया। आशा, अब हमें हर संभावना के लिए तैयार रहना होगा। ये कातिल केवल मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए भी खतरा है। ये सिर्फ पुलिस केस नहीं रहा, ये हमारी जान का सवाल है। दोनों ने मिलकर रात भर योजना बनाई। हर कमरे, हर दरवाजे, हर खिड़की की सुरक्षा के उपाय किए गए। सुरक्षा कैमरे लगाए गए, अलार्म सिस्टम को अपडेट किया गया और पड़ोसियों को भी सतर्क किया गया। लेकिन ऋत्विक जानता था कि यह केवल भौतिक सुरक्षा है। असली खतरा मानसिक और भावनात्मक था। आशा ने लैपटॉप खोला और पुराने केस फाइल्स का रिव्यू करने लगी। उसने देखा कि कातिल का पैटर्न अब स्पष्ट था। जिन लोगों को वह जानते थे और जिनसे वह जुड़े थे, उन्हें ही निशाना बनाया जा रहा था। अब उसके परिवार को भी टारगेट किया गया था। ऋत्विक, यह अब केवल मुझे नहीं डराता, ये तुम्हारे परिवार की सुरक्षा का मामला बन गया है। हमें ये समझना होगा कि वह कौन है और उनकी योजना कितनी गहरी है। आशा ने स्क्रीन की ओर देखते हुए कहा। ऋत्विक ने सिर हिलाया। हमें हर व्यक्ति की गतिविधि पर नजर रखनी होगी, तुम्हारे, मेरे और हमारे आसपास के सभी लोगों की। अब कोई भी गलती बर्दाश्त नहीं होगी। और सबसे महत्वपूर्ण, हमें समय रहते हर कदम उठाना होगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। अगले दिन ऋत्विक ने अपने परिवार के साथ बैठक की। उसने उन्हें समझाया कि अब कोई भी गैरजरूरी कदम नहीं उठाएगा। हर व्यक्ति की सुरक्षा प्राथमिकता है। घर में हर कमरा, हर प्रवेश द्वार, हर सड़क की निगरानी की जानी चाहिए। लेकिन आशा जानती थी कि केवल शारीरिक सुरक्षा ही पर्याप्त नहीं है। कातिल मानसिक रूप से पहले से तैयार था। वह जानता था कि डर और चिंता का असर कैसे पड़ता है। ये केवल एक फिजिकल थ्रेट नहीं था, बल्कि एक मानसिक और भावनात्मक युद्ध था। ऋत्विक ने अपने भाई और बहन से कहा, अब आप सबको सावधान रहना होगा। कोई भी अजनबी, कोई भी कॉल, कोई भी संदेश, सबको गंभीरता से लेना होगा। ये केवल हमारा मामला नहीं, अब ये परिवार का भी मामला है। हमें एकजुट रहना होगा। आशा ने महसूस किया कि यह चुनौती केवल बचाव तक सीमित नहीं है। उन्हें प्रोएक्टिव भी होना होगा। उन्हें कातिल के अगले कदम को एंटिसिपेट करना होगा और अपने करीब के लोगों को बचाने के लिए हर संभावित रणनीति अपनानी होगी। रात में ऋत्विक और आशा ने घर की सुरक्षा की समीक्षा की। उन्होंने तय किया कि कोई भी अकेला नहीं रहेगा, हर सदस्य की स्थिति लगातार मॉनिटर की जाएगी। फोन और इंटरनेट की गतिविधियों की निगरानी होगी। लेकिन प्रश्न अब भी बना हुआ था, क्या ये पर्याप्त होगा? आशा ने धीरे से ऋत्विक से पूछा, क्या तुम सोचते हो कि कातिल अब और करीब आ चुका है? क्या उसने अपने अगले हमले की योजना बना ली है? क्या हम समय रहते उसके इरादों को समझ पाएंगे? ऋत्विक ने उसकी आंखों में देखा। हम कोशिश करेंगे, लेकिन यह आसान नहीं होगा। उसने हमें इतना मानसिक और भावनात्मक तौर पर कमजोर किया है कि हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। क्या हम अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रख पाएंगे, ताकि गलती न हो? आशा ने गहरी सांस ली। उसने महसूस किया कि अब केवल उनके पास समय और रणनीति ही नहीं, बल्कि धैर्य, विश्वास और साहस भी होना चाहिए। हर रात, हर घंटा, हर पल वे कातिल की चालों को समझने और अपने परिवार को बचाने के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन सवाल अब भी था, क्या वे समय रहते कातिल को पकड़ पाएंगे? क्या ऋत्विक का परिवार सुरक्षित रह पाएगा? और क्या आशा और ऋत्विक अपने रिश्तों और विश्वास को इस युद्ध में खोने से बचा पाएंगे? रात का अंधेरा गहराता गया, लेकिन उनके दिलों में आशा की लौ जलती रही।
ये केवल व्यक्तिगत सुरक्षा का सवाल नहीं था, बल्कि उनके प्यार, उनका परिवार और उनकी जिंदगी का अंतिम संघर्ष था। सवाल जो पाठक से जुड़े हैं, क्या ऋत्विक और आशा समय रहते कातिल की योजना को समझ पाएंगे? क्या कातिल के हाथों परिवार सुरक्षित रहेगा, या किसी को चोट पहुंच जाएगी? क्या मानसिक और भावनात्मक रणनीति उन्हें बचा पाएगी, या केवल फिजिकल सुरक्षा पर्याप्त नहीं होगी? क्या आशा और ऋत्विक अपने रिश्ते को इस खतरे में बचा पाएंगे? क्या ये केवल एक पर्सनल रिवेंज गेम है, या इससे आगे भी कोई बड़ा खतरनाक कदम आएगा? चैप्टर 76, गहरा इमोशनल कन्फेशन। रात का अंधेरा अब केवल बाहरी नहीं रहा, बल्कि ऋत्विक और आशा के भीतर भी घना छा गया था। शहर के शोर और हलचल से दूर, वे एक सुरक्षित हाउस में थे, एक ऐसा स्थान जिसे टीम ने विशेष रूप से उनके लिए सुरक्षित बनाया था। लेकिन सुरक्षा की ये दीवार बाहरी खतरों को रोक सकती थी, पर उनके भीतर उठ रहे भावनात्मक तूफान को नहीं। ऋत्विक की आंखों में अब वह कठोर, प्रतिबद्ध इंस्पेक्टर नहीं था, जिसे लोग केवल एक मजबूत और अडिग फौजी की तरह जानते थे। वह सिर्फ एक इंसान था, एक ऐसा इंसान जो अपने प्यार को खोने का डर महसूस कर रहा था। वह अपने भीतर की कमजोरी को, अपनी संवेदनशीलता को छुपा नहीं सकता था। आशा भी चुप नहीं रही। उसने महसूस किया कि केवल उनके आसपास की दुनिया ही खतरे में नहीं थी, बल्कि उनके दिल और आत्मा भी युद्ध क्षेत्र बन गए हैं। दोनों की नजरों में एक दूसरे के लिए डर, चिंता और कुछ अनकहे जज्बात थे। रात के सन्नाटे में ऋत्विक ने धीरे से कहा, आशा, मुझे डर लगता है। मुझे डर है कि एक दिन तुम्हें खो दूं। मैं ये सोचकर भी डरता हूँ कि अगर तुम्हारे साथ कुछ हो गया, तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं तुमसे बहुत कुछ छुपा नहीं सकता, मैं डरता हूँ। आशा की आंखों में अचानक चमक आ गई। उसे समझ आ गया कि यह पहला मौका है जब ऋत्विक ने अपनी पूरी संवेदनशीलता और भय को उसके सामने उजागर किया। उसने अपना हाथ उसके हाथ में रखा और धीरे से कहा, ऋत्विक, मैं भी डरती हूँ। मैं भी यह सोचती हूँ कि यदि तुम मुझे खो दो, तो मेरा जीवन अधूरा हो जाएगा। मैं अब और नहीं छुप सकती। मैं नहीं चाहती कि हम एक दूसरे के बिना रहें। उनकी बातें अब केवल शब्द नहीं रह गईं, बल्कि उनके बीच की हवा में घुल गई थी। कमरे की दीवारें, जो पहले केवल सुरक्षा की प्रतीक थी, अब उनके भावनात्मक जुड़ाव और डर को पकड़ रही थी। ऋत्विक ने उसकी आंखों में देखा। उसकी आत्मा की गहराई में वह डर और प्यार दोनों महसूस कर सकता था। आशा, क्या हम अब भी इस खतरे के बीच अपने दिल को खोल सकते हैं? क्या हम इस डर के बावजूद एक दूसरे पर विश्वास कर पाएंगे? उसने आवाज में हल्का कंपन रखते हुए पूछा। आशा ने उसकी आंखों में देखा और अपने आप को पूरी तरह उसके सामने खोल दिया। हाँ, ऋत्विक, मैं फिर मरना नहीं चाहती, और नहीं तुम्हें खोना चाहती हूँ। हम साथ हैं, और हमें विश्वास करना होगा कि यह भय हमें तोड़ नहीं सकता। धीरे धीरे कमरे की खामोशी ने उनके दिलों की धड़कनों को और तेज कर दिया। ऋत्विक ने उसकी ओर झुकते हुए कहा, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा साहस, यह मुझे इतना मजबूत बनाता है कि मैं अब किसी भी खतरे से डर नहीं सकता। लेकिन मुझे सच में डर है कि यह लड़ाई लंबी और कठिन होगी। क्या हम तैयार हैं? आशा ने सिर हिलाते हुए कहा, हम हमेशा तैयार रहेंगे। लेकिन हमें ये समझना होगा कि यह केवल हमारी जांघें और हथियारों की लड़ाई नहीं है, बल्कि हमारे दिल और आत्मा की भी लड़ाई है। क्या हम मानसिक और भावनात्मक रूप से भी तैयार हैं? उनकी बातें अब केवल शब्द नहीं थीं। वह एक दूसरे की भावनाओं को महसूस कर सकते थे, हर टेंशन, हर चिंता, हर डर। ऋत्विक ने आशा का हाथ कसकर थाम लिया। हम ये लड़ाई अकेले नहीं लड़ेंगे। हम साथ हैं। तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में है, और मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। क्या तुम वादा करती हो कि हम एक दूसरे को कभी खोने नहीं देंगे? आशा ने धीरे से कहा, मैं वादा करती हूँ, चाहे कितनी भी मुश्किल आए, चाहे कितनी भी भयावह परिस्थितियां हो, हम साथ हैं। हम कभी एक दूसरे को अकेला नहीं छोड़ेंगे। कमरे की खामोशी में यह वादा गूंज रहा था। ये केवल शब्द नहीं थे, बल्कि उनकी आत्माओं का संगम था, दो लोग जो अपने डर और संवेदनाओं के बीच एक दूसरे को पकड़ने का प्रयास कर रहे थे। ऋत्विक ने महसूस किया कि अब केवल सुरक्षा और रणनीति ही पर्याप्त नहीं थी। उनके भीतर उठ रहे भावनात्मक ज्वार को समझना और उसे नियंत्रित करना भी उतना ही जरूरी था। वह जानता था कि यदि वह अपनी भावनाओं को नहीं संभालेगा, तो ये खतरा सिर्फ बाहरी नहीं, बल्कि उनके भीतर भी घुस जाएगा। आशा ने महसूस किया कि यह वही पल है जहां उनका विश्वास, उनका साहस और उनका प्यार एक साथ खड़ा हो रहा है।
उन्होंने अपने आप से कहा कि अब वह न केवल अपने प्यार की रक्षा करेगी, बल्कि अपने परिवार और अपने जीवन की भी। ऋत्विक ने धीरे से कहा, हमारे सामने जो भी खतरे हैं, हम उनका सामना करेंगे। हम हर हमले का जवाब देंगे, हर योजना को नाकाम करेंगे। लेकिन हमें एक दूसरे पर विश्वास करना होगा, हर परिस्थिति में। आशा ने उसकी आंखों में देखा और उसकी आवाज को अपने दिल में महसूस किया। उसने धीरे से कहा, मैं विश्वास करती हूँ, ऋत्विक। हम हर मुश्किल का सामना करेंगे। हम कमजोर नहीं हैं, हम साथ हैं। कमरे में अब एक नई ऊर्जा थी। ये केवल डर और चिंता की नहीं थी, बल्कि प्रेम, विश्वास और साहस की थी। ऋत्विक और आशा ने महसूस किया कि अब उनका रिश्ता केवल व्यक्तिगत नहीं रहा, बल्कि यह एक शक्ति बन गया है, जो किसी भी खतरे का सामना कर सकती है। लेकिन सवाल अब भी थे, जो उनके दिमाग में घूम रहे थे, कातिल कितनी जल्दी अपने अगले कदम पर आएगा? क्या वह समय रहते सभी को सुरक्षित रख पाएंगे? और क्या उनका ये गहरा रिश्ता इस युद्ध में टिक पाएगा, या इस मानसिक और भावनात्मक जंग में टूट जाएगा? रात की चुप्पी अब उनके बीच की गहराई को पकड़ रही थी, और उनके दिलों की धड़कनें धीरे धीरे एक लय में चल रही थी, डर और प्यार के बीच का एक संतुलन। क्या ऋत्विक और आशा अपने प्रेम और विश्वास के साथ इस खतरनाक खेल में जीत पाएंगे? क्या वे अपने डर को पार कर पाएंगे? और क्या ये गहरा इमोशनल कन्फेशन उन्हें अगले टकराव के लिए मजबूत बना देगा? क्या उनके रिश्ते की नींव इतनी मजबूत है कि वह किसी भी खतरे का सामना कर सके, या ये डर और खतरे उनके बीच दूरी ला देगा? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या वे समझ पाएंगे कि अब ये केवल व्यक्तिगत जंग नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई है, जिसमें हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। चैप्टर 77, पहली सच्ची किस। रात का सन्नाटा कमरे के चारों ओर फैला हुआ था। बाहर की दुनिया की हलचल, शहर की तेज रोशनी और लगातार बढ़ते खतरे की गूंज अब धीरे धीरे अंदर की दुनिया में समा रही थी। ये सुरक्षित हाउस अब केवल एक आश्रय स्थल नहीं था, बल्कि एक ऐसा स्थान बन गया था, जहां दो दिल, जो पूरी दुनिया के लिए मजबूत और अडिग बने थे, अब अपने सबसे नाजुक और कमजोर भावों के सामने आमने सामने थे। ऋत्विक और आशा की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उनके दिलों की धड़कनें तेज और असमान थीं, मानो हर धड़कन उनके अंदर के डर और उम्मीद दोनों को व्यक्त कर रही हो। कमरे में केवल उनकी सांसों की आवाज गूंज रही थी, धीमी, भारी और गहरी। ऋत्विक ने धीरे धीरे आशा के हाथ को अपने हाथ में लिया। उसकी पकड़ में अब केवल सुरक्षा नहीं, बल्कि स्नेह, प्यार और चिंता की गहराई भी थी। उसने महसूस किया कि अब वह केवल इंस्पेक्टर नहीं रहा, वह एक इंसान था, एक ऐसा इंसान जो अपनी पूरी संवेदनशीलता और डर को सामने लाने की हिम्मत रखता था। आशा, क्या तुम जानती हो कि जब मैं तुम्हारे पास होता हूँ, तो मेरा हर डर, हर चिंता, केवल तुम्हारे लिए है। ऋत्विक की आवाज में हल्का कंपन था। उसके शब्द, जो पहले केवल जिम्मेदारी और सुरक्षा से भरे होते थे, अब सीधे उसके दिल से निकल रहे थे। आशा ने उसकी आंखों में देखा। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसने महसूस किया कि यह सिर्फ भय नहीं था, बल्कि प्यार की गहरी अनुभूति थी। उसने धीरे से कहा, मैं भी यही महसूस करती हूँ, ऋत्विक। मैं भी हर खतरे के बीच तुम्हें खोने का डर महसूस करती हूँ। लेकिन अब मैं नहीं डरती, जब तुम मेरे साथ हो। उनकी बातें अब केवल शब्द नहीं थीं। उनके बीच की खामोशी में हर झुकाव, हर नजर, हर सांस उनके भावों का प्रतीक बन गई। ऋत्विक ने धीरे धीरे आशा के गाल को छूते हुए कहा, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। मैं तुम्हें अपने पास महसूस करना चाहता हूँ, हर खतरे और डर के बावजूद। क्या तुम मुझे यह अनुमति दोगी? आशा की आंखों में आंसुओं की चमक थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अधिक विश्वास भी था। उसने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, ऋत्विक। मैं भी यही चाहती हूँ। अब और इंतजार नहीं। धीरे धीरे ऋत्विक ने आशा का चेहरा अपनी हथेली में थामा। उसका स्पर्श कोमल था, लेकिन उसमें गहराई और मजबूती भी थी। उन्होंने एक दूसरे की आंखों में देख देख कर हर डर, हर चिंता और हर उम्मीद को महसूस किया। कमरे की खामोशी अब उनके दिलों की धड़कनों के साथ गूंज रही थी। ऋत्विक ने धीरे धीरे आशा की ओर झुकते हुए कहा, यह कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई वासना नहीं। ये केवल हम दोनों का भरोसा और प्यार है। क्या तुम तैयार हो? आशा ने धीरे धीरे उसकी बाहों को अपने चारों ओर महसूस किया। उसके हृदय की धड़कनें अब नियंत्रित नहीं रह रही थीं। उसने अपने आप से कहा कि अब वह अपने डर और असुरक्षा को छोड़ सकती है। मैं तैयार हूँ, और मैं तुम्हें पूरी तरह से स्वीकार करती हूँ, उसने फुसफुसाते हुए कहा। धीरे धीरे ऋत्विक ने आशा के होठों को छूते हुए अपनी पहली सच्ची किस दी।
यह कोई तेज और जल्दबाजी भरी क्रिया नहीं थी, बल्कि दो टूटे इंसानों का विश्वास और प्यार एक दूसरे में समाहित हो रहा था। इस किस में उनके डर, उनके दर्द, उनके विश्वास और उनकी उम्मीदें शामिल थीं। आशा ने महसूस किया कि अब वह केवल सुरक्षित नहीं थी, बल्कि उसके अंदर एक नई ताकत और साहस पैदा हुआ था। उसने अपने आप से कहा, ये प्यार केवल हमें जोड़ता है, बल्कि हमें और भी मजबूत बनाता है। अब मैं डरती नहीं। ऋत्विक ने उसे कसकर अपनी बाहों में लिया। उसका हृदय अब केवल सुरक्षा और प्यार की भावना से भरा हुआ था। उसने महसूस किया कि अब वह अपने प्यार को खोने से डरता नहीं, बल्कि उसे बचाने के लिए हर संभव कदम उठाएगा। कमरे की खामोशी अब उनके बीच की गहराई को पकड़ रही थी। उनका स्पर्श, उनका विश्वास और उनका प्यार अब केवल शब्दों में नहीं, बल्कि हर छोटी छोटी क्रिया में दिख रहा था। उन्होंने महसूस किया कि अब वे केवल इंस्पेक्टर और फॉरेंसिक डॉक्टर नहीं रहे, बल्कि दो इंसान जो अपने डर, दर्द और उम्मीद को साझा कर रहे हैं। लेकिन इस खुशी और विश्वास के बीच सवाल भी थे। क्या उनका ये रिश्ता, ये पहला सच्चा प्रेम का इजहार, उनके सामने आने वाले खतरों में टिक पाएगा? क्या कातिल इस भावनात्मक जुड़ाव का फायदा उठाकर उन्हें अलग करने की कोशिश करेगा? और क्या उनका ये प्रेम उन्हें मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाएगा, या इसे और कमजोर करेगा? कमरे की खामोशी अब केवल उनके बीच की धड़कनों और सांसों में समा गई थी। ऋत्विक ने धीरे से पूछा, क्या हमें पता है कि अगला हमला कब होगा? क्या हम तैयार हैं? आशा ने उसकी ओर देखते हुए फुसफुसाया, हम हमेशा तैयार रहेंगे। लेकिन क्या ये प्यार हमें बचा पाएगा, या ये हमारी कमजोरी बन जाएगा? क्या हम अपने डर और खतरे के बावजूद एक दूसरे पर विश्वास बनाए रख पाएंगे? उनकी पहली सच्ची किस ने केवल प्रेम और भरोसे का प्रतीक नहीं बनाया, बल्कि यह सवाल भी खड़ा किया कि अब वे केवल प्यार के लिए नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी और भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। क्या ऋत्विक और आशा अपने इस नए रिश्ते की ताकत को पहचान पाएंगे? क्या उनका प्यार उन्हें हर खतरे और चुनौती का सामना करने के लिए मजबूत बनाएगा? या क्या ये भावनात्मक जुड़ाव उन्हें कातिल के खेल में और भी जोखिम में डाल देगा? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या उनका पहला प्रेम इजहार, उनकी पहली सच्ची किस, उन्हें केवल मजबूती देगी, या इसके साथ आने वाला डर और चिंता उन्हें कमजोर भी कर सकती है? कमरा अब चुप था, लेकिन उनके दिल और आत्मा में उठ रहे सवालों की गूंज, उनकी पहली सच्ची किस की गहराई और उनके प्रेम की शक्ति के साथ हमेशा के लिए रह गई। चैप्टर 78, जानलेवा हमला। सूरज की हल्की रोशनी धीरे धीरे शहर की ऊंची ऊंची इमारतों पर पड़ रही थी, लेकिन शहर के बीच में जो इवेंट चल रहा था, वह बस एक दिखावे की दुनिया नहीं था। यह एक मंच था, जहां हर कदम, हर व्यक्ति और हर मुस्कान अपने पीछे एक छुपी हुई कहानी और खतरे की गूंज छुपाए हुए थे। आशा और ऋत्विक इस इवेंट का हिस्सा बने हुए थे, लेकिन उनकी मानसिकता अब पूरी तरह बदल चुकी थी। ऋत्विक ने आशा का हाथ मजबूती से थामा। उसके हाथों में अब केवल स्नेह और सुरक्षा नहीं थी, बल्कि वह एक दृढ़ निश्चय का प्रतीक भी बन चुके थे। आशा, उसने फुसफुसाते हुए कहा, आज कुछ भी हो सकता है। हमें हर कदम पर सचेत रहना होगा। आशा ने उसकी आंखों में देखा। उसके अंदर का डर अब स्पष्ट रूप से झलक रहा था, लेकिन आशा को विश्वास था कि वह उनके लिए वहां था। उसने हल्का सा सिर हिलाया और कहा, मैं भी तैयार हूँ। हमें डरने की जरूरत नहीं। हम साथ हैं। इवेंट की जगह पर लोग हंसी मजाक में व्यस्त थे। कैमरे क्लिक हो रहे थे, और समाचार चैनल लाइव कवरेज के लिए तैयार थे। लेकिन उन सबसे परे, एक अज्ञात खतरा धीरे धीरे नजदीक आ रहा था। कातिल अब केवल उनके पीछे नहीं था, वह उनकी आंखों के सामने था, छुपकर इंतजार कर रहा था। आशा और ऋत्विक धीरे धीरे भीड़ में आगे बढ़ रहे थे। ऋत्विक ने अपने कानों में ईयरपीस लगाया और मीरा से लगातार संपर्क बनाए रखा। ध्यान दो, उसने धीरे से कहा, कोई संदिग्ध हरकत दिख रही है। मुझे लगेगा कि खतरा पास है। आशा ने अपने आसपास की हर वस्तु, हर व्यक्ति और हर आवाज को नोट किया। उसका पेशेवर दिमाग हर स्थिति का विश्लेषण कर रहा था। लेकिन अचानक उसके कानों में एक तेज आवाज गूंजी, बम। नहीं, यह कोई धमाका नहीं था। ये सिर्फ उसकी अंतर्ज्ञान की चेतावनी थी, जो पहले भी उसे कई बार सच बता चुकी थी। ऋत्विक ने तुरंत उसकी ओर देखा। क्या हुआ? उसने फुसफुसाया। आशा ने सिर हिलाया, और उसकी आंखों में गहराई से डर झलक रहा था। कहीं कुछ गड़बड़ है, बहुत पास है, उसने कहा। इतने में एक तेज शॉट की आवाज गूंज उठी। हर कोई चौंक गया। हवा में गोली की गंध और अफरा तफरी फैल गई। आशा को महसूस हुआ कि गोलियों की बारिश अब उनके आसपास थी। ऋत्विक ने तुरंत उसे अपनी बाहों में लिया और उसे ढाल बना दिया।
गोली उनके बीच से गुजर गई, लेकिन ऋत्विक ने जान हथेली पर रखकर उसे बचा लिया। उसके कंधों पर लगे दर्द और उसके चेहरे पर चोट ने ये स्पष्ट कर दिया कि यह केवल शुरुआत थी। आशा ने उसकी आंखों में देखा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। ऋत्विक, उसने चिल्लाया, तुम ठीक हो? ऋत्विक ने उसे एक दृढ़ नजर से देखा। तुम सुरक्षित हो, यही काफी है, उसने कहा। उसके शब्दों में अब केवल सुरक्षा और प्यार नहीं था, बल्कि एक गहरी प्रतिबद्धता भी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह उसे बचाने के लिए अपने सब कुछ कुर्बान कर देगा। भीड़ में अफरा तफरी मच गई थी। लोग इधर उधर भाग रहे थे, कैमरे गिर रहे थे, और सुरक्षाकर्मी हर दिशा में जांच कर रहे थे। लेकिन कातिल अब बहुत पास आ चुका था। उसकी योजना इतनी चालाक और सुनियोजित थी कि हर कोई उसके अगले कदम का अनुमान लगाने में असमर्थ था। ऋत्विक ने ईयरपीस के माध्यम से मीरा से पूछा, उसकी लोकेशन मिली? मीरा की आवाज में हल्की हड़बड़ी थी। लगभग, लेकिन वह बहुत तेज है। हम स्क्रीन से उसे ट्रैक कर रहे हैं, लेकिन वह लगातार बदल रहा है। आशा ने उसकी बाहों में झुकते हुए धीरे से कहा, ऋत्विक, हम इसे महसूस कर सकते हैं। वह हमारी तरफ बढ़ रहा है। हमें केवल एक दूसरे पर भरोसा करना होगा। ऋत्विक ने उसे कसकर पकड़ लिया। हमेशा। तभी एक और शॉट की आवाज गूंज उठी। इस बार गोली और भी करीब थी। ऋत्विक ने अपनी पूरी ताकत लगाए और आशा को जमीन पर गिराया, खुद को उसकी ढाल बनाते हुए। गोली उनके बहुत करीब से गुजरी और किसी भी समय उनकी जान ले सकती थी। भीड़ में चीखें, हड़बड़ी और अफरा तफरी फैल गई। सुरक्षाकर्मी और आयोजक हर ओर दौड़ रहे थे, लेकिन ऋत्विक और आशा अब केवल एक दूसरे पर ध्यान दे रहे थे। उनका प्रेम और विश्वास उन्हें हर खतरे के बीच जोड़ रहा था। आशा ने महसूस किया कि यह केवल उनका व्यक्तिगत संघर्ष नहीं था, बल्कि यह युद्ध अब उनके और कातिल के बीच सीधे आमने सामने था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, और उसकी आंखों में डर के साथ साथ एक अद्भुत साहस भी चमक रहा था। ऋत्विक ने धीरे से कहा, अब केवल एक विकल्प है, हमें उसे रोकना होगा। उसे किसी भी कीमत पर पकड़ना होगा। आशा ने सिर हिलाया, हम साथ हैं। चाहे जो भी हो, हम एक दूसरे के साथ हैं। कातिल अब बिल्कुल सामने था। उसका चेहरा अब भी पाशली छिपा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में जो ठंडक और निर्दयता झलक रही थी, वह किसी भी इंसान के लिए खतरनाक थी। ऋत्विक ने अपने हथियार को संभाला और धीरे धीरे आगे बढ़ा। आशा ने अपने पेशेवर दिमाग से उस क्षेत्र को स्कैन किया। हर कदम अब उनके जीवन और मौत का अंतर बन सकता था। तभी अचानक कातिल ने एक झलक में छुपी हुई चाल से एक नया शॉट फायर किया। ये गोलियां अब केवल डर पैदा करने के लिए नहीं थी, बल्कि उनका इरादा सीधे उन्हें खत्म करने का था। ऋत्विक ने तुरंत अपनी पूरी ताकत लगाई और आशा को पीछे खींचते हुए खुद को ढाल बना लिया। उनकी सांसें तेज हो गईं। ये पल केवल जीवित रहने का नहीं था, बल्कि उनके प्रेम और विश्वास की परीक्षा भी था। आशा ने धीरे से ऋत्विक की ओर देखा। उसकी आंखों में वह दृढ़ता और प्यार था जो अब तक कभी नहीं दिखा। उसने फुसफुसाया, क्या ये हमारी आखिरी लड़ाई होगी? क्या हम इसे जीत पाएंगे? ऋत्विक ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, हम इसे जीतेंगे। हमेशा। लेकिन क्या हम सही समय पर सही कदम उठा पाएंगे? भीड़ में अफरा तफरी के बीच उनका प्रेम, उनका विश्वास और उनकी सुरक्षा अब केवल उनके बीच का गहरा बंधन नहीं था, बल्कि उनके जीवन की एकमात्र उम्मीद बन चुका था। कातिल बहुत पास था, हर कदम में वह उनके जीवन की हद तक खतरनाक हो रहा था। ऋत्विक ने धीरे से कहा, क्या हम दोनों अब सिर्फ अपनी ताकत पर भरोसा करेंगे, या ये प्यार हमें और भी मजबूत बनाएगा? आशा ने सिर हिलाया। उसकी धड़कनें अब उनके प्रेम और विश्वास की गूंज के साथ मिल रही थी। हम साथ हैं, और यही हमारी ताकत है, लेकिन क्या यही हमारी कमजोरी भी बन सकती है? गोली की आवाज, भीड़ का हल्ला और कातिल की चाल अब उनके सामने था, लेकिन उनके बीच का प्रेम और विश्वास अब किसी भी खतरे को चुनौती देने के लिए तैयार था। क्या ऋत्विक और आशा इस जानलेवा हमले में सफल होंगे? क्या उनका प्यार उन्हें कातिल के हाथों बचा पाएगा, या ये प्यार और विश्वास उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा? क्या वे अपने डर, अपने संदेह और अपनी उम्मीदों के बीच सही फैसले ले पाएंगे, या ये हमला उनके जीवन और रिश्ते के लिए अंतिम चुनौती साबित होगा? ये पल केवल एक हमले का नहीं था, यह उनके जीवन, प्रेम और भविष्य का निर्णायक मोड़ बन चुका था। चैप्टर 79, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में बम ट्रैप। रात का अंधेरा फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की खिड़कियों से झांक रहा था, लेकिन वहां की रोशनी अब सिर्फ काम और सच्चाई के लिए नहीं, बल्कि मौत और जिंदगी के बीच एक बहुत ही नाजुक और खतरनाक लड़ाई का साक्षी बन चुकी थी।
आशा उस रात के लिए तैयार थी। उसकी सांसों में तनाव, दिल में डर और आंखों में दृढ़ संकल्प सभी एक साथ घुल मिलकर उसे और भी सतर्क बना रहे थे। ऋत्विक उसके ठीक पीछे खड़ा था। उसका हाथ आशा के कंधे पर था, लेकिन अब ये सिर्फ स्नेह नहीं, बल्कि सुरक्षा और एक सशक्त दीवार का प्रतीक बन चुका था। उन्होंने पहले ही तय कर लिया था कि चाहे जो भी खतरा आए, वे एक दूसरे के बिना किसी सहायता के नहीं रहेंगे। मीरा की आवाज ईयरपीस से सुनाई दी, आशा, हमें एक बम मिला है लेब में, इसे तुरंत डिफ्यूज करने की जरूरत है। समय बहुत कम है। आशा ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में साहस और डर का मिश्रण था। ठीक है, मैं संभाल लूंगी, उसने कहा। उसका स्वर स्थिर था, लेकिन उसके अंदर की धड़कनें जैसे उबल रही थी। ऋत्विक ने उसका हाथ कसकर थामा। तुम अकेली नहीं हो, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। याद रखो, हर सेकंड कीमती है, हर गलती खतरनाक हो सकती है। आशा ने सिर हिलाया और धीरे धीरे फोरेंसिक लैब की तरफ बढ़ी। उसके कदम बेहद सावधानी से बढ़ रहे थे। हर चीज, टूल्स, फाइलें, उपकरण सभी अब उसके लिए संभावित खतरे का संकेत बन चुके थे। वह जानती थी कि कातिल ने ये सब केवल एक डर और हड़बड़ी फैलाने के लिए नहीं किया था, बल्कि उसकी मानसिक और पेशेवर सीमा का परीक्षण करने के लिए भी। जैसे ही उसने बम को देखा, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। यह कोई साधारण बम नहीं था, ये किसी विशेषज्ञ की योजना और जटिल सोच का परिणाम था। बटन, तार और डिजिटल टाइमर ने उसके सामने घड़ी की तरह टिक टिक की आवाज पैदा की। हर सेकंड जैसे मौत की घंटी की तरह गूंज रहा था। आशा ने खुद को शांत किया। उसकी आंखें बम पर टिक गईं, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। उसने सबसे पहले टूल्स को व्यवस्थित किया, तारों को ध्यान से देखा और डिजिटल टाइमर की गिनती पर नजर रखी। ऋत्विक, ये बम सिर्फ तकनीकी रूप से नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी एक जाल है। अगर मैं एक भी गलत तार काटी या एक भी सेकंड देर हुई, तो ये हमें खत्म कर सकता है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। ऋत्विक ने धीरे से जवाब दिया, तुम कर सकती हो। तुम्हारे हाथ, तुम्हारी सोच, तुम्हारी नजर, तुमने पहले भी मुश्किलों का सामना किया है। इस बार भी करोगी। आशा ने धीरे धीरे तारों को अलग करना शुरू किया। लाल, नीला, हरा, हर रंग के तार ने उसके मस्तिष्क में अलग गणित और रणनीति की गूंज पैदा की। उसका पेशेवर अनुभव और पूर्व जीवन के अनुभव दोनों एक साथ काम कर रहे थे। लेकिन जैसे ही उसने नीले तार को पकड़ने की कोशिश की, टाइमर ने अचानक अपनी आवाज बढ़ा दी। टिक टिक तेज हो गया और स्क्रीन पर हर सेकंड को लाल रंग में जलते हुए दिखाया जा रहा था। आशा ने ठंडी सांस ली। ये केवल तकनीकी चुनौती नहीं थी, बल्कि मानसिक परीक्षा भी थी। ऋत्विक ने एक कदम बढ़ाकर उसके पास खड़ा हो गया। उसने धीरे से कहा, ध्यान रखो, हर कदम सोच समझकर उठाओ। हम एक दूसरे पर भरोसा करें। क्या तुम्हें याद है, उस दिन जब पहली बार तुमने किसी केस को इतनी सहजता से हल किया था? आशा ने हल्का सा मुस्कुराया। हाँ, लेकिन यह उस दिन से भी अधिक खतरनाक है। ऋत्विक ने सिर हिलाया। मैं जानता हूँ, लेकिन हमें डरने का समय नहीं है। हम दोनों एक टीम हैं, और टीम हमेशा जीतती है। जैसे ही आशा ने लाल तार काटा, टाइमर ने फिर से तेज आवाज निकाल दी। उसके कानों में जैसे चेतावनी की घंटियां बजने लगी हों। उसने ध्यान केंद्रित किया और डिजिटल स्क्रीन की गिनती को पढ़ते हुए नीले तार को सावधानी से काटा। बस अब हरा तार बचा है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसका हाथ अब भी कांप रहा था, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ता थी। ऋत्विक ने उसकी पीठ पर हाथ रखा। तुम ये कर सकती हो। मैं यहाँ हूँ, हमेशा। आशा ने आखिरी हरा तार काटा और बम की डिजिटल स्क्रीन पर लाल रंग की गिनती धीरे धीरे थम गई। टिक टिक की आवाज रुक गई। बम निष्क्रिय हो गया। आशा ने अपनी सांसों को नियंत्रित किया। उसकी आंखों में राहत और थकान का मिश्रण था। उसने ऋत्विक की ओर देखा। हम सफल हुए। ऋत्विक ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। हाँ, लेकिन ये केवल शुरुआत है। अब वह और भी खतरनाक हो गया है। ये युद्ध अब अंतिम चरण में है, और हमें तैयार रहना होगा। आशा ने उसे देखा। हम तैयार हैं, लेकिन क्या ये खतरा केवल बम तक सीमित रहेगा, या कातिल अब और भी चालाक हो गया है? ऋत्विक ने गंभीर स्वर में कहा, हमें हर संभावना पर ध्यान देना होगा। अब हम सिर्फ एक केस नहीं देख रहे, हम अपनी जान, अपने प्यार और अपने भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। क्या हम दोनों इस अंतिम चुनौती को जीत पाएंगे? आसपास की खामोशी में केवल उनके दिल की धड़कनें और बम की टिक टिक की यादें थीं। ये पल केवल विजय का नहीं था, बल्कि ये याद दिला रहा था कि असली खतरा अभी बाकी था। क्या कातिल अब आगे आएगा, या ये केवल एक डराने की रणनीति थी?
क्या ऋत्विक और आशा इस अंतिम युद्ध में अपने प्रेम और विश्वास को बचा पाएंगे, या ये केवल शुरुआत है और सबसे खतरनाक परीक्षा अब उनके सामने है। चैप्टर 80 चेहरा लगभग सामने। धीरे धीरे रात का अंधेरा शहर की ऊंचाइयों में फैल रहा था और फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की हॉल में एक अजीब सी शांति थी। लेकिन ये शांति केवल छलावा थी, क्योंकि हर कोने में मौत की संभावना छुपी थी। लैब की ठंडी रोशनी अब केवल टूल्स और रिपोर्ट्स को नहीं, बल्कि आगामी अंतिम टकराव की तैयारी को उजागर कर रही थी। मीरा और आरव कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठे थे। उनकी आंखों में थकान और तनाव साफ दिखाई दे रहा था। उनका हाथ लगातार माउस और कीबोर्ड पर दौड़ रहा था, जैसे हर क्लिक उनके और हमारे नायक नायिका के जीवन का निर्णय तय कर रहा हो। मीरा, जल्दी करो, समय कम है, हमें उसे पहचानना ही होगा। यही आखिरी मौका है, आरव ने फुसफुसाते हुए कहा। मीरा ने स्क्रीन पर लगी धुंधली फुटेज को जूम किया। कैमरे की लो रेजोल्यूशन रिकॉर्डिंग ने सीरियल किलर का चेहरा लगभग छुपा दिया था, लेकिन तकनीक की मदद से अब ये लगभग साफ दिखाई देने लगा था। चेहरे की परतें धीरे धीरे खुल रही थी, नाजुक, खतरनाक और डरावनी। आशा ने अपने हाथों को आपस में बांध लिया और स्क्रीन के सामने झुक गई। उसके होंठ हिले, लेकिन स्वर सुनाई नहीं दिया। सिर्फ उसकी आंखें, जो स्क्रीन की रोशनी में चमक रही थी, कुछ कह रही थी, शायद पहचान की शंका, और शायद अतीत की यादों की झलक। मैं तुम्हें जानती हूँ, उसने फुसफुसाया। ऋत्विक ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसकी सांसें तेज थीं, हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में वही अडिग विश्वास था जो हमेशा से आशा को सुरक्षित महसूस कराता रहा था। उसने बंदूक लोड की, लेकिन ये केवल हथियार नहीं था, बल्कि एक प्रतीक, एक संकल्प कि अब केवल पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं था। आशा और ऋत्विक ने दोनों मिलकर स्क्रीन पर देखने की कोशिश की। धुंधली फुटेज में चेहरा अब पहचान योग्य था, कुछ ऐसे संकेत, हाव भाव और आंखों का इशारा, जो आशा को किसी पुरानी याद की ओर खींच रहे थे। ये वही है, नहीं, वही जो हमें लगातार पीछे पीछे कर रहा है, वही जिसने मेरे और तुम्हारे जीवन को उलझा दिया है, आशा ने आवाज में कांपती दृढ़ता के साथ कहा। ऋत्विक ने सिर हिलाया। हाँ, यही वह है जिसे हम ढूंढ रहे थे। लेकिन अब सवाल यह है, क्या ये हमें अब सीधे अपने ही घर तक पहुंचा देगा, या ये केवल एक इशारा है, हमारी आखिरी परीक्षा की शुरुआत। मीरा और आरव ने वीडियो को स्लो मोशन में डिकोड किया, और जैसे जैसे फुटेज स्पष्ट हो रहा था, दृश्य और भी डरावने लगने लगे। हर छोटा इशारा, हर मूवमेंट, हर छुपा हुआ भाव ये संकेत दे रहा था कि कातिल केवल मानसिक खेल नहीं खेल रहा, बल्कि हर कदम पर अपने निशान छोड़ रहा है। आशा ने ऋत्विक की ओर देखा। क्या हम तैयार हैं? क्या हम इसे पकड़ सकते हैं, या हम फिर केवल प्रतिक्रिया दे रहे हैं? ऋत्विक ने गहरी सांस ली। हम तैयार हैं, लेकिन ये केवल पकड़ने का खेल नहीं है। यह अंतिम टकराव है। अब हमें पहले से अधिक सतर्क और तेज होना होगा। क्या हम इस बार अपने डर को जीत पाएंगे, या यह वही डर हमें रोक देगा? उसने अपनी बंदूक का वजन महसूस किया। वह जानता था कि अब पीछे हटने का समय नहीं था। अब या तो जीत, या असमय मौत, कोई बीच का रास्ता नहीं था। आशा ने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे चेहरे को देखा। ये केवल चेहरा नहीं था, यह अतीत की यादें, खोई हुई सुरक्षा, और उन सभी पीड़ाओं का प्रतिबिंब था, जिनसे वह गुजर चुकी थी। मैं इसे रोकूंगी, इस बार मैं नहीं मरने दूंगी। क्या हम सच में तैयार हैं? उसने खुद से और ऋत्विक से पूछा। ऋत्विक ने उसके हाथों को थामा। हम हमेशा से तैयार थे, लेकिन अब हमें केवल योजना नहीं, बल्कि विश्वास भी चाहिए, एक दूसरे पर, अपनी क्षमता पर, और उस सच्चाई पर जिसे हम ढूंढ रहे हैं। क्या हम अपने डर को अपने निर्णय से जीत सकते हैं? फॉरेंसिक लैब के चारों ओर का वातावरण अब सिर्फ रिपोर्ट्स और उपकरणों का नहीं रहा। यह अब रणनीति, धैर्य और अंतिम युद्ध की तैयारी का प्रतीक बन गया था। हर छोटी चीज, एक पेपर, एक कैबिनेट, एक तार, सबसे संभावित खतरे का संकेत दे रही थी। मीरा ने फुटेज को जूम इन किया और चेहरा पूरी तरह स्पष्ट हुआ। आशा की आंखों में पहचान की झलक आई। ये वही था जिसने उसके जीवन की सीमाओं को चुनौती दी थी। वही जिसने ऋत्विक और उसके लिए मौत और डर का खेल खेला था। ये वही है, यही वह है जिसे हमने ढूंढा, आशा ने धीमे स्वर में कहा। ऋत्विक ने अपनी बंदूक को कंधे पर टिकाया। अब समय है, अब हमें ये तय करना होगा कि हम आगे बढ़ेंगे या पिछड़ जाएंगे। क्या हम अब तक की हर गलती, हर डर और हर चुनौती को पार कर पाएंगे? क्या हम इस अंतिम टकराव में विजयी होंगे? आसपास की खामोशी अब जैसे उनके भीतर की तड़प को बढ़ा रही थी। ये केवल एक फुटेज नहीं, बल्कि उनकी सोच, उनकी भावनाएं, और उनका साहस परीक्षा में खड़ा था।
आशा ने गहरी सांस ली। हमारे पास विकल्प सीमित हैं। अब या तो हम इसे पकड़ेंगे, या ये हमें हमेशा के लिए पछाड़ देगा। क्या हम अपने आप पर भरोसा कर पाएंगे? ऋत्विक। ऋत्विक ने सिर हिलाया। हम कर सकते हैं। हम दोनों ने हर खतरे का सामना किया है, लेकिन ये सबसे बड़ा है। क्या हम अपने प्यार और विश्वास को बचा पाएंगे, या केवल डर और संदेह हमें रोक देगा? दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। समय अब धीमा हो गया था, हर पल भारी, हर सांस चुनौतीपूर्ण। वे जानते थे कि अगले कुछ मिनट उनके पूरे जीवन और प्यार का फैसला कर देंगे। क्या वे इस आखिरी टकराव में कातिल को पकड़ पाएंगे? क्या उनका विश्वास और प्रेम उन्हें इस खतरनाक खेल से बाहर निकाल पाएगा? और क्या वह चेहरा जिसे वे अब पहचान चुके हैं, उनका सच्चा दुश्मन है, या ये केवल एक और छलावा है जो उनके इरादों को और मजबूत करने के लिए रखा गया है? हर सवाल उनके मन में घूम रहा था, और हर उत्तर की तलाश अब उनके साहस और समझदारी पर निर्भर थी। क्या आशा और ऋत्विक इस अंतिम परीक्षा में विजयी होंगे, या फिर यह कहानी एक और डरावनी मोड़ लेगी, जो उनके सामने आने वाले सबसे बड़े खतरे को उजागर करेगी? हर कहानी का एक अंत होता है, पर ख्यालों की दुनिया कभी खत्म नहीं होती। अगर आज की कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, तो उसे एक लाइक दीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए, और अपने एहसास कमेंट में ज़रूर लिखिए। हमारी ख्याली दुनिया का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए एहसास के साथ। तब तक याद रखिए, वन ख्याली दुनिया वन, जहाँ ख्याल जिंदा रहते हैं।